हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट बायोलॉजी। हम बात कर रहे थे मेंडेलियन जेनेटिक्स की और इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और मेंडल कौन थे, उन्होंने किस तरीके से अपना वर्क किया था, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मेंडेलियन लॉज की। उन्होंने कौन कौन से 3 प्रिंसिपल्स या लॉज दिए थे जिनके बेस पे आगे की जेनेटिक्स पूरी टिकी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। 3 टाइप के लॉ थे, 3 लॉज उन्होंने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले पहला लॉ से स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इससे पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा और इलेबोरेट करके इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। मेंडल ने क्या किया? मेंडल फर्स्ट क्रॉस pollinated 2 varieties of pea plant, Pisum sativum, where one is purebred homozygous tall and other one is purebred dwarf. हमने अभी तक देखा था, इससे पहले 7 ट्रेड्स देखी थी। 7 ट्रेड्स में अलग अलग कैरेक्टर्स थे। ट्रेड्स का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स से है, और ये 7 कैरेक्टर्स अलग अलग फॉर्म को कंटेन करते थे, क्योंकि एक जीन जो होता है वो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और इसको जीन 1 और जीन 2 ना बोल के इनको एलील्स कहते हैं। तो हर एक जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके पास 2 टाइप के जीन्स होंगे। तो हो सकता है कि ये दोनों टाइप के जीन्स अलग अलग हो सकता है कि दोनों ही जीन्स एक जैसे हो। एक जैसे होने की, आइडेंटिकल वाली कंडीशन होने की जब बात आती है तब हम उसको होमोजाइगस या प्योर ब्रेड कहते हैं। और जब वो दोनों ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, 2 क्रोमोसोम ऐसे करके बनाए थे, 2 क्रोमोसोम्स पे दोनों ही जगहों पे 2 जीन्स होंगे जो एक ही कैरेक्टर को शो करेंगे। एक ही कैरेक्टर की 2 फॉर्म को शो करते हैं जो वो एलील्स होते हैं। जीन 1 जीन 2 ना बोल के, यहाँ पे के जीन को जीन 1 और जीन 2 यहाँ पे के जीन 2 ना बोल के इनको एलील्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं। हो सकता है कि ये डिफरेंट हो सकता है ये रेड कलर के लिए हो, ये वाइट कलर के लिए हो, फ्लावर कलर के केस की अगर हम बात करें। और अगर हो सकता है कि ये दोनों ही रेड को डिनोट करे, दोनों ही वाइट को डिनोट करे। आइडेंटिकल होने की कंडीशन में इसे होमोजाइगस और प्योर ब्रेड कहते हैं, और नॉन आइडेंटिकल होने की कंडीशन में हेट्रोजाइगस कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 2 प्योर ब्रेड को लिया। मतलब जो एक ऐसा पौधा जिसके पास दोनों ही रेड कलर के फ्लावर को प्रेजेंट करने वाले जीन्स थे या एलील्स थे, और एक दूसरा पौधा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है इसमें, एक दूसरा जिसके पास ऐसे जीन थे जो वाइट कलर को शो करते थे। एक पहला वाइट और दूसरा भी वाइट, मतलब दोनों ही होमोजाइगस थे। ठीक है, यहाँ पे केवल एक की बात नहीं हो रही है कि ये होमोजाइगस, 2 पौधे लेने पड़ेंगे, एक मेल और फीमेल, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके हाइब्रिड आएगी, है ना, तब जाके दूसरी ऑफस्प्रिंग आएगी। तो यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस करवाया, एक प्योर ब्रेड है, दूसरा भी प्योर ब्रेड है। एक वाइट कलर के फ्लावर के लिए है, एक रेड कलर के फ्लावर के लिए। हम 7 ट्रेड्स में से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे ट्रेड्स के साथ वही एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पे टॉल और डॉफ के कैरेक्टर का लिया गया है एग्जाम्पल। हम फ्लावर कलर, शीट शेप, शीट कलर, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया। द सीड obtained as a result of cross pollination grew into tall progeny, first filial generation। फीलियल जनरेशन जो F1 प्रोजनी आई, F1 जनरेशन आई, उसमें सारे के सारे टॉल थे। इससे पहले हमने देखा था कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया केवल एक कैरेक्टर को लेके, अभी अभी हमने फ्लावर कलर की बात की थी, हम 7 कैरेक्टर्स में से कोई एक भी ले सकते हैं, और यहाँ पे केवल एक ही कैरेक्टर को लेके आगे की प्रोजनी देखी जा रही है, इनहेरिटेंस देखी जा रही है। मतलब ये क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो यही वाला ले लेते हैं, मोस्टली हम यही एग्जांपल लेते हैं टॉल और ड्वार्फ का। तो यही कैरेक्टर है, दोनों जीन्स या 2 अलील्स रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, और जो दूसरा है, मान लीजिए ये वाला मेल है, टॉल जो है वो मेल प्लांट है और ड्वार्फ वाला फीमेल प्लांट है। तो इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो सारे के ही सारे जो भी आए वो क्या थे, जो प्रोजनी में दिखे वो सारे के सारे टॉल थे। हमने इससे पहले भी देखा था कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो फर्स्ट वाले में सबके सब किसी एक पेरेंट की तरह दिखते थे, दूसरे वाले की तरह नहीं दिखते थे। तो एक के कैरेक्टर छुप गया, है ना, ये डॉफनेस का कैरेक्टर छुप गया, क्योंकि सबके सब क्या हो रहे थे, टॉल दिख रहे थे, टॉल प्रोजनी दिखी।
देन ही अलाउड द F1 प्लांट्स टू सेल्फ पॉलिनेट। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने फिर से जो F1 प्रोजेनी आई उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और उसके बाद क्या हुआ, 3:1 में ये सेग्रीगेट होके आए, क्योंकि इसमें फिर से एक और कैरेक्टर, जो पहला वाला कैरेक्टर छुप गया था, वो वापस से उभर के आ गया उसके बाद वाली जनरेशन में। तो ये चीज़ का इन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन दिया। इन F2 जनरेशन ही गॉट बोथ टॉल एंड डॉफ प्लांट इन द रेशो ऑफ 3:1, 3 टॉल एंड 1 डॉफ। ऐसे रेशो में बहुत सारे आए होंगे, चार ही नहीं आए होंगे, 20 तो बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन 3:1 उन्होंने ये देखा कि 3:1 में ये सेग्रीगेट होके आ रहे हैं। तो ये चीज़ इन्होंने फिर एक्सप्लेन करके अपने 2 लॉ दिए। यहाँ पे इस वाले एक्सपेरिमेंट से केवल 2 लॉ दिए, और ये एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। यहाँ पे टॉल प्लांट है जो 2 टाइप के एलील को कंटेन करता है। हमने कहा ये प्योर ब्रेड के साथ इन्होंने क्रॉस करवाया। प्योर ब्रेड का मतलब है दोनों ही एलील टॉलनेस को शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैपिटल टी से इसको डिनोट किया P1 जनरेशन में। और दूसरा जो फीमेल हमने माना था डॉफ प्लांट, इसको स्मॉल टी से दिखाया गया है, क्योंकि इसके पास दोनों ही एलील किसके लिए हैं, डॉफनेस के लिए। तो दोनों ही क्या हैं, प्योर ब्रेड हैं, क्योंकि इनके पास प्योर चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड बन के आई F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में हाइब्रिड थी, मतलब F1 जनरेशन के जो भी प्लांट होंगे उनका जो जीनोटाइप था वो क्या होगा, TT। मतलब इनके दोनों एलील्स अलग अलग हैं, हेटेरोजाइगस है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका फिनोटाइप, अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। तो आउटर तरीके से देखा होगा, जब मेंडल ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उस टाइम पे उन्होंने आउटर अपीयरेंस ही देखा होगा। तो आउटर अपीयरेंस उनका क्या है, किसी एक ही की तरह दिख रहा है, टॉलनेस का ही ये अपना कैरेक्टर शो कर पा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और सेल्फ पॉलिनेशन में 3:1 में ये सेग्रीगेट होके आए F3 जनरेशन में। ठीक है, सॉरी F2 जनरेशन में ये 3:1 के रूप में आए, और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करते रहे इन पे। इसके अनुसार जो भी इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, केवल एक कैरेक्टर को लेके, उन्होंने फिर उसमें एक्सप्लेनेशन दी, और उसके बाद 2 लॉज दिए। एक्सप्लेनेशन क्या थी, मेंडल एक्सप्लेन दैट द टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर डिपेंडेंट ऑन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स। मतलब ये जो टॉलनेस है और ड्वार्फनेस है, ये किस पे डिपेंड है, फैक्टर पे। उन्होंने उस टाइम पे जीन जो नेम है वो इन्वेंट नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने बोला कि कुछ माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, एक फैक्टर नाम दे दिया, डिटरमाइनर दे दिया, और इसके अनुसार बोला कि ये जो टॉलनेस और डॉर्फनेस है या कोई भी कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड होता है, उसके फैक्टर पे डिपेंड होता है। मतलब ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टाइप के कैरेक्टर के लिए। द फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द डुप्लीकेट इन ईच सेल ऑफ द लिविंग बींग्स। उस टाइम पे एलील्स भी इन्वेंट नहीं हुए थे, एलील भी नहीं आया था नाम, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो फैक्टर है, मतलब ये जीन जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। जैसा हमने कहा एलील्स क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स है जीन के, दो टाइप के हमारे पास होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम के, और दोनों पे ही जीन प्रेजेंट है, एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ये जीन जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो वही उन्होंने कहा कि जीन जो है या फैक्टर जो है, डिटरमाइनर जो है वो क्या है, डुप्लीकेट फॉर्म में है, और ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। These factors are separate entities, but when the two are present together in a offspring, only one can express itself। मतलब ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेट एंटिटीज हैं। दोनों ही जो डुप्लीकेट जीन है वो सेपरेट हैं, लेकिन अगर वो हाइब्रिड है, या हम कैसे पहले कह लें कि अगर वो प्योर ब्रेड है, तो उस टाइम पे तो वो वही डिनोट करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों ही सेपरेट एंटिटीज़ या दोनों ही जो एलील्स हैं वो अलग अलग हैं और किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तब केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। मतलब अगर वो एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, वहाँ पे दोनों प्योर ब्रेड वाले हैं, मतलब कैपिटल टी है, तब तो सही है। या स्मॉल टी डॉफनेस का है तो दोनों ही स्मॉल है, तो उस टाइम पे भी सही है, वो डॉफनेस को बताएगा और ये टॉलनेस को बताएगा। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म में
दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, मतलब जो डुप्लीकेट फॉर्म है जीन की वो अलग अलग है, एक टॉलनेस के लिए है, एक डॉफनेस के लिए है, और एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो उस केस में केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा टॉलनेस का ही कैरेक्टर दिख पाया, तो वैसे ही कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। In F2 generation, when hybrid are self-pollinated, the two entities segregate out independently. और उसके बाद सेग्रीगेशन का लॉ इसी पे बेस्ड है, क्योंकि वो सेग्रीगेट होके आए हैं और पहले तो वो कैरेक्टर छुप गया था, फिर बाद में सेग्रीगेशन की वजह से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो बताया, सेग्रीगेशन होने की वजह से गैमीट्स में, इसकी वजह से फिर से वो उभर के आ जाता है दूसरी ऑफस्प्रिंग में। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले अब डोमिनेंस का समझ लेते हैं। तो पहले इन्होंने ये बताया, एक्सप्लेन किया कि डोमिनेंट वाला, ये जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो अपना अपीयरेंस दे पाएगा और दूसरा वाला छुप जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप की एक्सप्लेनेशन दी और इनके बेस पे इन्होंने दो लॉज दिए। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग लॉज। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये जो भी उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस पे उन्होंने केवल दो ही लॉ दिए थे। इसके बाद जो दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ आया। ठीक है, तो पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर लेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने से पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। केवल अगर हम एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस देख रहे हैं, केवल एक कैरेक्टर को लेके, सात में से किसी एक कैरेक्टर को ही ले रहे हैं, उसकी दो फॉर्म्स अलग अलग हो सकती हैं। जैसे हाइट का कैरेक्टर, तो टॉलनेस, डॉफनेस, दो अलग अलग फॉर्म। तो एक ही कैरेक्टर है, इसको लेके अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, तब ये क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। केवल एक ही चीज़ है, एक ही कैरेक्टर है। द मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिप्रेजेंट्स the inheritance of only one trait at a time. For example, cross between tall and dwarf plants और क्रॉस बिटवीन रेड एंड वाइट फ्लावर कलर। ऐसे ही सारी ट्रेड्स में अलग अलग टाइप के फॉर्म्स आपने देखे हैं, उनके बीच में क्रॉस करवा दिया, तो ये क्या हो गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाई गई है। ट्रेट क्या है या कैरेक्टर क्या है? स्टेम लेंथ। एलील्स क्या है? टॉल एंड डॉफ। इसके एलील्स दो फॉर्म्स, या तो टॉल होगा या तो डॉफ होगा, या तो लंबा होगा या तो शॉर्ट होगा। क्रॉस होमोजाइगस टॉल पी प्लांट क्रॉस विद होमोजाइगस डॉफ पी प्लांट। हम किसके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं? प्योर ब्रेड्स के बीच में, कोई भी हाइब्रिड नहीं है यहाँ पे। एक टॉलनेस को प्योरली रिप्रेजेंट कर रहा है और एक डॉफनेस को प्योरली रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद अगर इसका पनेट स्क्वायर में देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, प्यूनेट स्क्वायर एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम आसानी से बता सकते हैं कि किस तरीके के फॉर्म होंगे, गैमीट्स फॉर्म होंगे, गैमीट्स का क्रॉस करवा सकते हैं आराम से, और क्रॉस करने के बाद जनरेशन कैसी आएगी ये आसानी से बता सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो जनरेशन होती है इनमें एक फीमेल और एक मेल होगा, उन्हीं के बीच में क्रॉस होगा, उसके बाद जनरेशन आएगी। तो जो ये P1 जनरेशन है, P1 जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं, इसमें से एक पेरेंट को, मान लीजिए मेल को हमने इधर साइड लिख दिया और फीमेल को इधर साइड लिख दिया, या इनमें से कुछ भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बीच हमने क्रॉस करवाना है, एक साइड में मेल के गैमीट्स और दूसरे साइड में फीमेल के गैमीट्स। गैमीट्स कैसे बनेंगे? दो एलील्स हैं, तो इनके बीच में जब ये सेग्रीगेशन होगा तो ये दो टाइप के इनके गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स क्या होते हैं? जो फर्टिलाइजेशन के बाद नई ऑफस्प्रिंग दे, राइट। तो यहाँ पे एक गैमीट ऐसा होगा, यानी कि जो सारे गैमीट्स हैं, अगर वो टॉल प्लांट है या प्योर हाइब्रिड है, तो प्योर हाइब्रिड के केस में सारे ही गैमीट्स कैसे बनेंगे? प्योर होंगे, वो सारे के सारे प्योर एलील को कंटेन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे? प्योर होंगे। और दूसरे केस में, स्मॉल टी के केस में, सबके सब डॉफनेस के कैरेक्टर को या डॉफनेस का जो एलील है उसको कंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गैमीट्स बना दिए, गैमीट्स उसके बाद यहाँ पे लिख दिए। फिर इनके बीच में आसानी से क्रॉस करा सकते हैं, टी इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये वाला टी, फिर ये वाला टी भी इसके साथ क्रॉस करेगा और यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद ये वाला टी इसके साथ क्रॉस करके यहाँ पे, और इसके साथ ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमको
4 टाइप की ऑफस्प्रिंग दिखी। इन चारों में सबके सब सिमिलर हैं, राइट। यानी कि इसका अगर हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप क्या है, टीटी। लेकिन अगर इसका फिनोटाइप देखें, जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक मेकअप, जेनेटिकली ये कैसे हैं। फिनोटाइप का मतलब है आउटर अपीयरेंस, जो हमको दिख रहा है। जेनेटिक लेवल पे हम जाके नहीं देख सकते कि इसके एलील्स क्या होंगे, लेकिन हम आउटर अपीयरेंस से देख सकते हैं कि ये टॉल है या ये डॉफ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जेनेटिकली तो ये अलग हैं, दोनों टाइप के एलील्स को कंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम फिनोटिपिकली देखें तो ये टॉल हमको दिखेंगे, मतलब एक पेरेंट की तरह दिख रहे हैं। और जेनेटिक रेशियो अगर हम देखें तो वो भी इतना ही आएगा, 4:0। और अगर फिनोटिपिक रेशियो देखें तो वो भी एक जैसा आएगा, सारे एक जैसे। दोनों ही फिनोटिपिक से जो रेशियो है वो एक जैसा आएगा, लेकिन जीनोटाइप अलग है, फिनोटाइप अलग है। फिनोटाइप केवल एक ही कैरेक्टर को शो कर पा रहा है, किसकी वजह से, डोमिनेंस की वजह से। तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। According to this law, two genes of an allelomorphic pair are related as dominant and recessive. इन्होंने क्या कहा, एलिलिक जो पेयर है, एलिलोमॉर्फ भी इन्हें कहते हैं। एलिलिक जो पेयर है मतलब दो जीन्स जो हैं दोनों ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, ये दोनों ही जीन्स अगर अलग अलग हैं, तो अगर दोनों सेम है, होमोजाइगस वाली कंडीशन है, तब तो दोनों ही डोमिनेंट या दोनों ही रेसेसिव ही होंगे। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन में है, यहाँ पे ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लावर कलर, और ये वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस केस में क्या होगा, इसमें से एक रिलेटेड होगा डोमिनेंट से और एक होगा रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। डोमिनेंट क्या हुआ, रेसेसिव क्या हुआ। डोमिनेंट ऐसे जो अपने आप को शो कर पाए, रेसेसिव ऐसे जो अपने आप को शो नहीं कर पाए। ठीक है, तो इनमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। हमने सारी की सारी जो 7 ट्रेड्स देखी थी उनमें डोमिनेंट और रेसेसिव वाले देख लिए थी। तो टॉलनेस और डॉफनेस में टॉलनेस क्या है, रेसेसिव सॉरी डोमिनेंट है, तो ये क्या होगा, शो हो पाएगा। और दूसरा वाला रेसेसिव है तो वो अपने आप को शो करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, द एलील विद एक्सप्रेसेस the allele which expresses itself phenotypically is called dominant allele। मतलब जो अपना अपीयरेंस दे पाए वो क्या है, डोमिनेंट है। The other allele which is suppressed or fails to express itself phenotypically is called recessive allele। जो अपने आप को शो नहीं कर पाए वो recessive allele है। That's why when a cross between homozygous tall pea plant and homozygous dwarf pea plant takes place, the resulting hybrid always shows tall character because tallness is dominant over dwarfness। यही ये लॉ है। लॉ क्या कहता है कि जो डोमिनेंट एलील होगा, जो डोमिनेंट जीन होगा, जीन ही है, एलील क्या है, जीन है, तो जो डोमिनेंट वाला होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और दूसरा जो रेसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से फिनोटिपिकली हम केवल एक ही चीज़ देख पाएंगे, लेकिन जीनोटिपिक लेवल पे अगर जेनेटिक लेवल पे अगर हम देखें तो वो दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन फिनोटाइप केवल एक ही का दिखेगा। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो ज़्यादा डोमिनेंट वो अपने आप को शो कर पाएगा, जो रेसेसिव या अपने आप को शो नहीं कर पाए वो सप्रेस हो जाएगा दूसरे की एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।